नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करेंगे आज की हेडलाइंस की। कोरोना को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत ने जताई चिंता। कहा, कोरोना की तीसरी लहर से पहले ही हमें अस्पतालों को करना होगा मजबूत। उत्तराखंड में 25 मई तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू। शादी में जाने के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लिया गया फैसला। ब्रह्म मुहूर्त में खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, केवल पुजारी रहे शामिल। 20 कुंतल फूलों से सजाया गया बद्रीनाथ धाम के सिंह द्वार व देवालय को। उत्तराखंड में पैर पसार रहा है कोरोना। 24 घंटे में मिले 3719 नए संक्रमित, 136 की हुई मौत। मृतकों की संख्या 5000 पार। तौक्तिक तूफान की तबाही के बीच उत्तराखंड में दिखा असर। मैदान में बारिश और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट। कई जगह ओलावृष्टि के आसार। उत्तराखंड में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का कहर। एम्स में ब्लैक फंगस संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 25। अब तक 1 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देहरादून से बड़ी खबर है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। आज पीएम मोदी करेंगे सीएम से चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश के जिलों की करेंगे चर्चा। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर आज पीएम मोदी करेंगे सीएम से चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये चर्चा होगी। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश के अलग अलग जिलों के बारे में चर्चा की जाएगी। देहरादून से बड़ी खबर, कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम तीरथ सिंह रावत से चर्चा करेंगे। ये चर्चा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। तमाम अलग अलग जिलों के बारे में चर्चा की जाएगी और मंथन कर इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि कैसे कोरोना के मामलों को प्रदेश में कम किया जा सकता है। लगातार उत्तराखंड में कोरोना को लेकर मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री के साथ ही प्रधानमंत्री भी उत्तराखंड राज्य को लेकर चिंतित। प्रदेश में लगातार संक्रमण दर बढ़ने की वजह से केसेस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये चर्चा की जाएगी। अलग अलग जिलों में जिस तरह से संक्रमित का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसको लेकर बातचीत होगी और उन्हें कम करने के लिए किस तरह के प्रयास करने हैं, उसको लेकर भी बातचीत की जाएगी। लगातार उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दर को देखते हुए शहरों के बाद अब गांवों में भी कोरोना संक्रमण की दर बढ़ चुकी है। और अगली खबर देहरादून से है, जहां स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी, प्रभारी सचिव पंकज पांडे और आईजी अमित सिन्हा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जानकारी दी है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बताया कि कल 5000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। ऐसा काफी दिनों के बाद हुआ है जब नए मरीज कम आए हैं और स्वस्थ ज्यादा हुए हैं। ऑक्सीजन बेड्स की जानकारी देते हुए कहा गया है कि एक महीने में ऑक्सीजन बेड की संख्या 2600 बढ़ाई गई है और 678 आईसीयू बेड्स बढ़ाए गए हैं। अमित नेगी ने यह भी बताया कि राज्य में 10,000 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। साथ ही आज ऑक्सीजन एक्सप्रेस से 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आएगी। इससे पहले 2 बार ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा चुकी है। वहीं प्रभारी सचिव पंकज पांडे ने ब्लैक फंगस को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि कल शाम तक ब्लैक फंगस के 17 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 14 एम्स ऋषिकेश में है। इस दौरान 1849 कालाबाजारी के मुकदमे भी दर्ज किए गए, जिसमें 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 112 पर कॉल कर जनता कालाबाजारी को लेकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज करवाने वाले व्यक्ति की पहचान को गोपनीय रखा जाए। मैं वो बता लूं फिर आप हैं? हाँ, मैं एक बार वो बता दूं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज थी। अब
डॉक्टर है सर, रिपोर्ट आती है। वो रिपोर्ट कंटिन्यूसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उससे बात करें तो फोन दर्ज करने को तैयार हूँ। माइकोसिस के बारे में जो ब्लैक फंगस के रूप में इसको हम लोग बार बार कह रहे हैं, मेरे सहयोगी उसके बारे में अलग से थोड़ी देर में डिटेल में बताएंगे। ऑक्सीजन मैनेजमेंट की मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 ट्रेन्स आप सभी की नॉलेज में है कि हमारे राज्य में आ चुकी है, लगातार जमशेदपुर से दुर्गापुर से सप्लाई हमारे यहाँ पर हो रहा है। पहली ट्रेन से हमें करीब 80 मेट्रिक टन प्राप्त हुआ, सेकेंड ट्रेन से हमें 100 मेट्रिक टन प्राप्त हुआ, और आज हमारी जो ट्रेन आ रही है इसमें भी करीब 80 मेट्रिक टन हमें ऑक्सीजन प्राप्त होगा। इस सारे ऑक्सीजन का हम लोग अपनी ऑक्सीजन सप्लाई को लगातार अपने हॉस्पिटल से बना के रख रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग अपने रिजर्व्स भी बना रहे हैं। पिछले 2 दिनों से कोई स्पेसिफिक सूचना नहीं आई है। जो मैं बताना चाह रहा हूं कि इसमें कालाबाजारी को लेकर शुरुआत में हम लोगों ने नंबर पब्लिसाइज किया, लोगों के फोन आने शुरू हुए, एक पीक पहुंचा, उसके बाद फिर से अब डाउन ट्रेंड आ रहा है। अच्छी बात है, कालाबाजारी की शिकायतें कम हो रही है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता नहीं है, कहीं ना कहीं मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा कि आपका नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। कोई ऐसी सूचना देता तो बिल्कुल दे, क्योंकि हमारे पास जब 1-2 फोन आए और हमने कंफर्मेशन करने के लिए उनको कॉल बैक किया तो उन्होंने शिकायत करने से मना कर दिया। हमारी शिकायत है, जबकि हमने कहा भी कि आपकी शिकायत को हम लोग दर्ज नहीं करेंगे, हम लोग खुद अपना डिकॉय बनाकर ही उसको ट्रैक करेंगे। एप्लीकेशन दी है, उसमें जो मेन चीज़ें हमारा जो फोकस है, मैंने पहले भी कहा था, हमारा फोकस होना चाहिए प्रिवेंशन, क्योंकि ब्लैक फंगस जो है कॉमनली फाउंड फंगस है जो एटमॉस्फेयर में, मिट्टी में, हमारे घर के आसपास और अस्पतालों में कॉमनली होता है। कल भारत सरकार की एक वीसी थी, हम लोग भी कनेक्टेड थे, उसमें डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने डिटेल में बताया कि अगर एक बार ये अंदर चला गया साइनस के अंदर या कहीं, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करनी पड़ती है। 6-7 फील्ड के डॉक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं इसको करने में, और 50% मोर्टेलिटी है। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वर्चुअली संवाद कर रहे हैं। उतनी ही अलग अलग चुनौतियां भी हैं। एक तरह से हर जिले के अपने अलग चैलेंजेस हैं। आप अपने जिले के चैलेंजेस को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, और इसलिए जब आपका जिला अगर जीतता है तो मतलब देश जीतता है। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। और इसलिए जिले का मिजाज, गांव गांव में एक मैसेज कि मेरा गांव मैं कोरोना मुक्त रखूंगा, मेरे गांव में मैं कोरोना को प्रवेश नहीं करने दूंगा, ये गांव के लोग संकल्प लें। और गांव के लोग जिस प्रकार से व्यवस्थाएं करते हैं, मैं तो हैरान था पिछले बार, जबकि ये कालखंड था और पता नहीं था कि इस स्थिति में कैसे करना, फिर भी हमने गांव में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कोई लॉकडाउन नहीं लगाया था। और मजा यह है कि खेतों में गांव के लोग काम करते थे, तो खेत में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खेती के काम शुरू किए थे। पिछली बार आपको याद होगा। मतलब हमारे गांव कितनी तेजी से संदेश को पकड़ भी लेते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से उसको मॉडिफाई करके पक्का कर लेते हैं। गांव की ये ताकत है। मैंने देखा है आज भी कई गांवों ने अपने यहाँ आना जाना सब बहुत अच्छे ढंग से मैनेज किया है। गांव की जरूरत के लिए 1 या 2 लोग बाहर जाते हैं, चीजें लेकर के आते हैं, गांव में बांट देते हैं, और गांव में से कोई मेहमान भी आए तो उसको पहले बाहर रखते हैं। गांव की अपनी एक ताकत होती है, उस ताकत का अपना एक उपयोग होता है। और मैं साथियों कहना चाहूंगा कि कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में आप सब लोग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। आप एक तरह से इस युद्ध के फील्ड कमांडर हैं। जैसा कि किसी भी युद्ध में होता है, फील्ड कमांडर बड़ी योजना को मूर्त रूप देता है, जमीन पर उस लड़ाई को लड़ता है, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। आप सब
भारत की इस लड़ाई के महत्वपूर्ण फील्ड कमांडर्स के रूप में आज नेतृत्व संभाल रहे हैं। और इस वायरस के खिलाफ हमारे हथियार क्या है? हमारे हथियार हैं लोकल कंटेनमेंट जोन्स, एग्रेसिव टेस्टिंग और लोगों तक सही और पूरी जानकारी। हॉस्पिटल्स में कितने बेड्स उपलब्ध हैं, कहां उपलब्ध हैं, ये जानकारी आसानी से उपलब्ध होने पर लोगों की सहूलियत बढ़ती है। इसी तरह काला बाजारी पर लगाम हो, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, या फ्रंटलाइन वर्कर्स का मोरल हाई रखकर उन्हें मोबिलाइज करना हो। एक फील्ड कमांडर के रूप में आपके प्रयास पूरे जिले को मजबूती देते हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स को आपके कंडक्ट और एक्शन से हमेशा प्रेरणा मिलती है, उनका भरोसा और बढ़ता है। मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा। अब इसलिए अगर आपको कहीं लगता है कि सरकार द्वारा बनाई पॉलिसी में जिला स्तर पर किसी इनोवेशन की जरूरत है, उस इनोवेशन में से पॉलिसी को ताकत मिलेगी, तो मेरा आपको खुली छूट है, आप जरूर कीजिए। अगर ये इनोवेशन आपके जिले की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से है तो उसे उसी हिसाब में करिए। अगर आपको लगता है कि आपने जो इनोवेशन किया है वो पूरे प्रदेश के लिए या पूरे देश के लिए बेनिफिशियल है, तो उसे सरकार तक भी पहुंचाइए। अगर आपको अपने अनुभवों से तेजी से बदलती परिस्थितियों के हिसाब से पॉलिसीज में किसी सुधार की जरूरत लगती है, तो उसका भी फीडबैक जरूर पहुंचाइए, बिना संकोच पहुंचाइए। क्योंकि ये लड़ाई ऐसी है कि हम सब मिलकर के सोचेंगे, सब मिलकर के नई नई चीजें ले आएंगे, तब जाकर के हम कर पाएंगे। साथियों, आपके जिले की सफलता बाकी जिलों के लिए एक उदाहरण बन सकती है, उनकी भी मदद कर सकती है। कोरोना से निपटने के लिए जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको भी हमें एडॉप्ट करते चलना है। आपके बहुत से साथी ऐसे जिलों में होंगे जहां कोरोना संक्रमण पीक पर पहुंचने के बाद अब कम हो रहा है। उनके अनुभवों से सीखकर आप अपने जिलों में अपनी रणनीति को और मजबूत करते रहेंगे तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई और आसान होगी। साथियों, इस समय कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के आंकड़े कम हो रहे हैं, कई राज्यों में बढ़ भी रहे हैं। कम होते आंकड़ों के बीच हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बीते एक साल में करीब करीब हर मीटिंग में मेरा यही आग्रह रहा है कि हमारी लड़ाई एक जीवन बचाने की है, एक एक जीवन बचाने की है। हमारी जिम्मेदारी संक्रमण को फैलने से रोकने की भी है, और ये तभी संभव है जब हमें संक्रमण की स्केल की सही जानकारी होगी। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इस पर लगातार बल देने रहना जरूरी है। कोरोना की इस दूसरी वेव में अभी ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में हमें बहुत ध्यान देना है। इसमें फील्ड में बिताया हुआ आप सभी का अनुभव और आपकी कुशलता ये बहुत काम आने वाली है।
हमें गांव-गांव में जागरूकता भी बढ़ानी है और उन्हें कोविड के इलाज की सुविधाओं से भी जोड़ना है। बढ़ते हुए केसों के और संसाधनों की सीमाओं के बीच लोगों की अपेक्षाओं को उचित समाधान देना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सारी चुनौतियों के बीच समाज के सबसे निचले छोर पर खड़े व्यक्ति का चेहरा ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। उसका कष्ट दूर हो, उसको मदद मिले, हमें ऐसी व्यवस्थाओं को और मजबूत करना है। इस बहुत बड़े वर्ग तक जब प्रशासन का एक भी व्यक्ति पहुंचता है तो या उससे संपर्क करता है, उसकी बात सुनता है, तो उससे बहुत बड़ा विश्वास जगता है। बीमारी से लड़ने की उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। जैसे हम देखते हैं जब होम आइसोलेशन में रह रहे परिवार के पास प्रशासन के लोग। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। आम आदमी पार्टी ने जनसेवा का एक बार फिर जिम्मा उठाया है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने काशीपुर शहर को पूरी तरह से सैनिटाइज करने का जिम्मा उठाया। उन्होंने कहा है कि पूरे शहर को सैनिटाइज करने के लिए एक एक घर को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए उनके द्वारा पूरा सहयोग किया जाएगा, जिसके लिए उनकी पूरी टीम नगर निगम की मदद से पूरे शहर को सैनिटाइज करेगी। दीपक बाली ने बताया कि इस संकट की घड़ी में लोगों की हर संभव मदद करने के लिए वो तैयार हैं, जिससे लोगों की जान बच सके। गौरतलब है कि उससे पूर्व भी दीपक बाली ने सरकारी अस्पताल में कोविड सेंटर शुरू करने के लिए डॉक्टरों और विशेषज्ञों की टीम खुद के खर्च पर रखकर लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए थे। वहीं कोरोना संक्रमण काल में नगर निगम ने जहां हाथ पैर छोड़ दिए हैं, वहीं पूरे शहर को संक्रमण से बचाने और सुरक्षित रखने के लिए दीपक बाली ने एक बार फिर से बड़ा कदम उठाते हुए पूरे शहर को सैनिटाइज करने का जिम्मा उठाकर साबित कर दिया है कि लोगों की मदद से बढ़कर कोई बड़ा कार्य नहीं होता। को बनाया है और काशीपुर में 8 हिस्सों में काशीपुर को हमने बांटा है। इस अभियान का नाम हमने रखा है हर घर हर दुकान सैनिटाइज अभियान। इसके तहत जो नंबर जारी करे गए हैं, जिसमें जिस एरिया की टीम जिस एरिया में काम करेगी वहाँ से आप उनको कॉल कर सकते हैं और वो उस घर में जाके सैनिटाइज करेगी, जिससे कि और ये अभियान हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे शहर की जनता को सैनिटाइज की जरूरत है। कोरोना महामारी के चलते जहां एक तरफ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से दवाइयां व ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर लूट मचा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग सहायता के लिए भी बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति आशुतोष जोशी ने जिला चिकित्सालय बीडी पांडे को 241 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान दिए हैं। बीडी पांडे अस्पताल के पीएमएस के डॉक्टर केएस धामी ने बताया कि शनिवार को बीडी अस्पताल को एब्रॉन किसी गुमनाम व्यक्ति ने कोरोना संक्रमण से जूझ रहे लोगों के उपचार के लिए 241 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान किए हैं, ताकि मरीजों को ऑक्सीजन के लिए भटकना ना पड़े। हमको अभी तक करीब 241 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त हुए हैं, जो कि एसीटी ग्रांट्स एनजीओ के बेंगलोर में और फैसिलिटेटेड बाय श्री आशुतोष जोशी जी, जिन्होंने हम लोगों को ये ग्रांट जो है बीडी पांडे हॉस्पिटल के लिए मुहैया कराई है।
और इसमें प्रशासन का भी सहयोग है और उन्होंने मेरे ख्याल से डिमांड करी थी ज़्यादा की, तो अभी जो आए हैं और भी आने बाकी हैं, ऐसा उनका कहना है। और इससे हम लोगों को दूरस्थ एरिया में बहुत ज़्यादा इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। दिनेशपुर के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में 6 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसके बाद वहां आवाजाही पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित कर दी गई, जिससे स्थानीय लोगों को राशन पानी की काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। जिसके बाद उत्तराखंड के कैबिनेट व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने तत्काल राशन और आर्थिक सहायता की व्यवस्था करते हुए कंटेनमेंट जोन के अंदर तक उन्हें पहुंचाया, साथ ही कोरोना से संक्रमित मरीजों का जायजा भी लिया। उन्होंने ये भी कहा कि इस बीमारी से लड़ने की आवश्यकता है। जनता से उन्होंने सावधानी बरतने की बात कही है और कहा है कि हम जनता के हर सुख दुख में उनके साथ हैं। वहीं क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने उनका आभार भी व्यक्त किया। अरविंद पांडे जी ने किया मदद। लॉकडाउन में तो हम लोग कोई देखने नहीं आया, चारों तरफ से घेरा लगा दिया, मर रहे कि जी रहे। दवाई लाने जा रहे थे तब भी बंद कर दिया, सब लोगों ने मना कर रहा है जाओ मत। पांडे जी ने मदद किया, हम लोगों को राशन पहुंचाया घर तक, और पांडे जी आगे भी करेंगे, अगली साल भी किया था। पिछली बार भी लॉकडाउन में बहुत परेशानी झेला हमने, फिर पांडे जी ने हम लोगों का मदद किया, जैसे भी किया ठीक ही किया। इस बार भी हम लोग 2 जने का पॉजिटिव निकला है घर पे, तो जैसे भी उन्होंने मदद किया अच्छा ही किया, सबके भला के लिए ऐसे ही किया। ठीक। उधम सिंह नगर के खटीमा में 100 बेड के सिविल अस्पताल में कोविड व्यवस्थाओं को लेकर विधायक धामी ने प्रशासन के साथ बैठक की है। इस दौरान विधायक ने पीपीई किट पहनकर कोविड मरीजों का हाल भी जाना। इस दौरान विधायक धामी ने कहा कि कोविड केयर सेंटर में दवाएं, बेड, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर के साथ स्टाफ की कमियों को दूर करने पर बात की गई है। हमारे यहाँ पर सीमांत में जो कोविड का हॉस्पिटल चल रहा है उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए और उसमें कुछ स्टाफ संबंधी जो कमियाँ हैं उसको दूर करने के लिए और कुछ हमारे जो दवाइयाँ शॉर्टेज हो रही हैं, इस समय में दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, रेमडेसिविर के इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, हेपेरिन नहीं मिल पा रही है, इन सबकी उपलब्धता कैसे हो उसको सुनिश्चित करने के लिए बैठक बुलाई। उत्तराखंड में मंगलवार सुबह बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए गए। इसके साथ ही उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट अब खुल गए हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण की वजह से आम श्रद्धालुओं के आने पर अभी रोक है। ये लगातार दूसरा सप्ताह रहा जब भक्तों के आने पर रोक लगाई गई है। पिछले साल भी कोरोना की वजह से भक्तों की एंट्री पर रोक लगा दी गई थी। आज भी सिर्फ मंदिर के पुजारियों ने ही पूजा पाठ की व्यवस्था को आगे बढ़ाया है। निजी अस्पतालों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही और लगातार ही मरीजों से मनमाने पैसे वसूल कर निजी अस्पताल अपनी जेबें भर रहे हैं। इसका एक मामला सामने आया है। काशीपुर में एक निजी अस्पताल में मरीज ने 7 लाख का बिल बनाकर उसे थमा दिया गया, जिसके बाद मरीज ने किसी तरह से भुगतान किया, लेकिन इसकी शिकायत भी प्रशासन को की, जिसके बाद निजी अस्पताल में छापेमारी कर जांच शुरू कर दी गई है। उस माँ के लिए, जिस माँ के बेटे पे अंतिम संस्कार के लिए पैसे सोच के देखना, उसके लिए जो अब कर्जा ले लेके इधर उधर से लेके आ रहा है, सोच के देखना उस परिवार के लिए क्या बीत रही है। हम लोगों ने इसका 1 से 1.25 लाख रुपए पे किया हुआ है, तो काला बाजारी का शिकार हम भी हुए हैं। उस समय जब हमें चीजें ऊपर से महंगी आएंगी तो बात है कहीं ना कहीं नीचे भी महंगी ही जाएंगी। काशीपुर के आयुष्मान अस्पताल का एक ऐसा सच सामने आया जिसने पीर प्रशासन को ही हिलाकर रख दिया। यही नहीं, जिसने भी सुना उसके हाथ पैर ही फूल गए। और हैरानी वाली बात यह है कि बिना भुगतान के मरीज को डिस्चार्ज तक नहीं किया गया। जी हाँ, आयुष्मान अस्पताल का ही ये मामला है जहां 7 लाख रुपए का बिल मरीज को चुकाना पड़ा, जबकि जिस इलाज के लिए मरीज से 7 लाख रुपए लिए गए वो इलाज सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बेहद सस्ता था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड सेंटर के रूप में आयुष्मान अस्पताल को चयनित किया गया था, जिसके बाद से लगातार कोविड मरीजों में अधिक शुल्क लेने की शिकायतें भी मिल रही थी। वहीं प्रशासन ने इस मामले की गंभीरता देखते हुए फिलहाल जांच शुरू कर दी है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। यहाँ पे बिलों का
नियुक्त करी गई थी। उस मसले में हम लोग यहाँ पर आए थे और जांच में हमने इनको निर्देश यही दिया है उच्च अधिकारियों का कि 10 से 15 दिन में जितने भी डिस्चार्ज हुए हैं वो सभी के सभी बिल जो है ऑफिस में पेश किए जाएँ। उन बिल पर जाँच की जाएगी और 3-4 बिल हमने देखे हैं जिसमें कि इन्होंने अधिक पैसा वसूला है और उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। इसमें बिलों के जो रेट्स जो गवर्नमेंट ने अब दिए हैं वो यहाँ पे चस्पा कर दिए जाएंगे कि जिससे कि मरीज को कोई परेशानी ना हो और जो भुगतान उसमें लिखा हुआ है उसी के हिसाब से मरीज अपना दे। और जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उसमें थोड़ी सी इनके आयुष्मान अस्पताल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी 2-3 दिन के लिए जिसमें आयुष्मान का इस्तेमाल नहीं किया था। आज इन्होंने 5 मरीज यहाँ पे भर्ती करें और जो भी 9 अस्पताल आयुष्मान के उसमें इम्पैनल्ड हैं वो सभी कल से जो है आयुष्मान के सभी पेशेंट्स को कोरोना में फ्री इलाज देंगे। वहीं जब जांच शुरू हो गई और स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले को खंगालना शुरू किया तो निजी अस्पताल के डॉक्टर का बयान कुछ ऐसा था जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। डॉक्टर साहब का कहना है कि कोरोना काल में कालाबाजारी की वजह से उनको उपकरण महंगे मिले जिससे उन्होंने उनकी कीमत भी मरीजों से ही वसूल ली। तो एसडीएम सर को मैंने सबको अवगत कराया था। जिस समय कोविड स्टार्ट हुआ था मैंने लिखित माध्यम में सूचना दी थी कि माननीय महोदय हर चीज़ के रेट्स बहुत बड़े चल रहे हैं, कृपया इन पे कार्रवाई कीजिए, कृपया इन पे कार्रवाई कीजिए। लेकिन शासन द्वारा कहीं कार्रवाई नहीं की गई। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये बाईपैप मशीन है जो शायद अमृत की तरह मानी जा रही थी। ये जो अमृत की तरह मानी जा रही थी बाज़ार में 30, 35, 40 हज़ार रुपये की आती हैं। लेकिन कोरोना के टाइम पे आम जनता को भी पता है कि जो ऑक्सीजन के छोटे छोटे पार्ट्स थे, वॉल्व्स थे, जो 500 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये का सामान था, उस समय पब्लिक को भी वो 5-5 हज़ार रुपये का मिल रहा था। तो क्या तो ये बाईपैप की मशीनें हमें सस्ती क्यों मिल रही होंगी? हमें भी सस्ती नहीं मिली हैं। ये बाईपैप की मशीनें जो 35,000 रुपये की मशीनें हैं बाज़ार में 35-40 की, हम लोगों ने इसका 1 से सवा लाख रुपये पे किया हुआ है। तो काला बाजारी का शिकार हम भी हुए हैं उस समय। जब हमें चीज़ें ऊपर से महंगी आएंगी तो बात है कहीं ना कहीं नीचे भी महंगी ही जाएंगी। कालाबाजारी हुई तो हमने भी अस्पताल में मरीजों से बढ़ा हुआ शुल्क ले लिया। जी हाँ, कुछ ऐसा ही जवाब है आयुष्मान अस्पताल के डॉक्टर का, जिन पर आरोप है कि मरीज से इलाज के लिए ज्यादा पैसा वसूला गया। और डॉक्टर साहब की सफाई ये कि हम भी लूटे तो हमने भी लूटा। तो काला बाजारी का शिकार हम भी हुए हैं उस समय। जब हमें चीजें ऊपर से महंगी आएंगी तो बात है कहीं ना कहीं नीचे भी महंगी ही जाएंगी। बहरहाल जो भी हो, मगर अब गेंद प्रशासन के पाले में गिर गई है। देखना होगा कि डॉक्टर साहब की ये दलील उनको कितना बचाती है। काशीपुर से के न्यूज इंडिया के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।